जम्मू में टूरिज्म के कश्मीर से भी अधिक संभावनाएं हैं। ज़रूरत है इसे सही से राष्ट्रीय पटल पर रखने की। ऐसा मानना है जम्मू में कई सालों से एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग और कैंपिंग साइट्स का आगाज करने और सैलानियों को इन तक लाने वाले गुरजीत सिंह का। वो कहते हैं जम्मू की अलग टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए जिससे यहाँ के टूरिज्म को अपनी सही पहचान मिल सके। सर आपका नाम? मैं गुरजीत सिंह मेरा नाम, और आपका प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन मैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का बंदा हूँ जी। मेरी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी है इको एडवेंचर के नाम से। तो हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं लाइक राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, और ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में हमारी कोशिश रहती है। जो ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और हमारी स्टेट में ख़ास तौर पे हमारे जम्मू में ऐसे बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि जो लोगों को भी पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो मैं अपनी कंपनी के थ्रू मतलब अपने अब तो मीडिया के भी सहारा ले रहे हैं हम, उन चीज़ों को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए उन चीज़ों को हम सामने लाना चाहते हैं। वैसे एरियाज़ ख़ास तौर पे हमारे जम्मू प्रोविज़न के जो एरियाज़ हैं, तो यही चाहते हैं हम कि वो आगे आए, एरियाज़ प्रमोट हो, लोगों को पता चले उन एरियाज़ के बारे में, और जहाँ पे टूरिस्ट फ्लो बढ़े और जो वहाँ के जो लोग होंगे उनको एक अच्छा लाइवलीहुड जीने के लिए और कोई रोज़गार मिले। तो आपको इस रिवर राफ्टिंग के फील्ड में कितना टाइम हो गया? मैम 2007 से हमने एज ए प्रोफेशन इसको शुरू किया था। अच्छा, पहले ये एम था? तो पहले तो ये ऐसी नहीं, एम तो था ही नहीं, ऐसे हॉबी थी। जैसे टीवी में देखते थे ये चीज़ें चलते हुए, तो हम दिल करता था यार मैं भी पहाड़ी पे जाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। तो धीरे धीरे मतलब कोर्सेज करते रहे, लाइक स्कीइंग कोर्सेज किए, बर्फ़ में जाते थे, स्कीइंग करते थे, इंटरमीडिएट, एडवांस, ऐसे वो कोर्सेज चलते थे। तो वो राफ्टिंग में मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा चलो हम खुद ट्राई करते हैं चल के राफ्टिंग के लिए। तो हमने रियासी से ट्राई किया, तो रियासी से ट्राई किया 2007 में। तो आज है 2022, तो आज की डेट में रियासी एक डेस्टिनेशन बन गई है राफ्टिंग के लिए। तो वहाँ पूरे मैं कहूँगा कि इंडिया से वहाँ पे लोग आते हैं राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी वहाँ पे हैं। तो जो भी टूरिस्ट पिलग्रिमेज जो वहाँ पे आते हैं लोग, जब उनको पता चलता है कि उनको कहाँ टाइम स्पेंड करना है अपना, जैसे किसी की ट्रेन अगर शाम की है तो उनको पूरा दिन में कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ के भी जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी पता है, तो वो उनको गाइड करते हैं कि आप जा सकते हो, आपके पास अगर टाइम है तो आप राफ्टिंग कर सकते हो। कैसे शुरुआत हुई आपकी इसमें? जैसे कि मैं कहा मैंने कि एक मेरे दोस्त थे, तो वो कह रहे थे कि चल के हम खुद ट्राई करते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं चल के राफ्टिंग करते हैं, तो खुद भी थोड़ा सा फन करते हैं। तो हम राफ्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, तभी कोई टूरिस्ट थे वो जा रहे थे वहाँ, उन्होंने देखा कि हम अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आके लगे पूछने की आपने राफ्टिंग करनी है, आप राफ्टिंग कराते हो, तो कितने पैसे लेंगे? तो जब हमने बोला कितने पैसे लेंगे, तभी ये स्ट्राइक हुआ यार हम इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आपकी हॉबी फिर उसके बाद हॉबी जो थी हॉबी फिर वो प्रोफेशन में चेंज होगी 2007 में। पहले साल 7, 8, 9, 10 तक तो मतलब लग रहा था कि गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया क्योंकि तब कुछ चल नहीं रहा था ऐसा। तो घर वाले भी यही सोचते थे यार ये कौन सा काम पकड़ लिया तू, अच्छा बोला इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तू ये कौन से फील्ड में जाके घुस रहे हो। तो पर फिर जब वो कहते हैं ना कि जब भगवान साथ देता है, तो फिर आप अगर किसी चीज़ को टाइम देते हो फिर वो चीज़ आपके लिए क्रिएट करती है सोर्स ऑफ इनकम्स। तो कितनी दिक्कतें हुई आपको ये करते हुए? रिवर राफ्टिंग जब आपने स्टार्ट किया आपको दिक्कतें तो हुई होगी, क्या क्या फेस करना पड़ा? ये सबसे अहम बात जो मैं बताने वाला था कि सबसे पहले तो हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना पड़ा वहाँ की। अब मैं नाम लिए बिना ही बताऊँगा सबके। तो वहाँ की क्या था कि जैसे हमने पहले तो 8-10 दिन तो हमारे निकल गए कि हमने जब ये फैसला कर लिया कि अब हम रोज़ यहाँ पे आएंगे, एक अपनी गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर राफ्ट रखेंगे और यहाँ पे खड़े रहेंगे, लोग जाएंगे उनसे पूछेंगे कि राफ्टिंग करनी है। अच्छा। तो हम गाड़ियों को हाथ देते, गाड़ी रुकती थी, फिर हम पूछते राफ्टिंग करनी है, कुछ लोगों को पता नहीं होता राफ्टिंग क्या है। तो 8-10 दिन तो ये चलता रहा। फिर जब ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली ये खबर, यार कोई बंदे आए हुए हैं वहाँ पे किश्ती लेके घूम रहे हैं, एक्चुअली उनको राफ्ट का तो कल्चर पता ही नहीं था ना, उनके लिए राफ्ट एक हवा भरी हुई किश्ती है।
तो सबसे पहले तो वहाँ के जो डीसी थे उन्होंने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर्स निकाल दिए, अच्छा। उनको अरेस्ट करके लाओ। वो एसएसपी आ गए, पुलिस आ गई, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो। तो शुक्र है कि हमें थोड़ा सा समझाना आता था, मैंने समझाया वहाँ पे अच्छा। कि नहीं सर ये राफ्टिंग है, आज हम अगर इसको करेंगे कल की डेट में ये जगह एक डेस्टिनेशन बन जाएगी, जो कि आज है। तो उसके बाद जो लोकल वहाँ के सरपंच पंच, उनको भी बड़ी दिक्कतें थी, नहीं ये लोग बाहर से आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो हमारी शिकायतें करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, अच्छा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे अगेंस्ट आ जाना। तो बस पहले 2-3 साल तो यही चलता रहा, हम कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी एसएसपी के पास जा रहे हैं। तो फाइनली फिर उस टाइम के जो सीएम थे, फिर हम उनसे किसी तरह से मिले। जब मैंने उनको समझाया कि कहता यार यहाँ भी राफ्टिंग हो सकती है, उन्होंने फिर इनिशिएटिव दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर हमें गो कहा, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी, जब उनको लगा कि ऊपर से हायर ऑर्डर्स आया, तो फिर जाके कहीं वो स्ट्रीमलाइन हुआ। पर वो स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में हो गया, पर वहाँ के लोकल लोगों की नज़रों में तब भी नहीं आया वो। 1 साल 2 साल 3-4 साल तक तो हमारी लोकल लोगों से यही चलती रही कि ये किश्ती है, कि ये क्या है यार, ये है, तुम लोग ऐसे। वहाँ के जो पंच सरपंच थे उनसे हमारी दिक्कतें चलती रही। वो आगे हमेशा मतलब, अब जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस में है, तो वो जाके बोल देते डीसी को, जी नहीं जी वो देखो वो लड़कों ने क्या गदर डाला हुआ है, वो ये कर रहे हो। तो ये स्टार्टिंग में दिक्कतें, फिर जब उनके ही जैसे सपोज एक सरपंच है, जब उसी की पंचायत के लड़के जब हमारे पास जॉब के लिए आए, उनको जब नौकरी मिली, अब हर महीने अगर सपोज 4 बंदे भी हमने एम्प्लॉय कर लिए, तो मतलब घर चल गया ना। अगर किसी को हम 8-10 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, तो फिर उनको ये चीज़ समझ आई कि नहीं यार, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। हाँ, वहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिली। तो उसके बाद आके लोगों को पता चला नहीं यार ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और ये हमारी खासकर हमारे जो रियासी में जो जगह है जहाँ हम राफ्टिंग करते हैं, बारादरी है उस जगह का नाम। अच्छा। तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो हमारी बारादरी को प्रमोशन मिल रही है। फिर जब हमारे पास रिपीट हुई क्लाइंटेज, जो एक बार करके गया, उसने अब माउथ पब्लिसिटी, उसने किसी को बताया आप भी जाके करो, तो फिर मतलब 4 साल के बाद फिर वो बूम पकड़ने लगी वो जगह। हाँ, तो फिर उसके बाद तो 2019 तक 18 तक तो ठीक था। 19 के बाद फिर से मतलब जो पॉलिटिकल दिक्कत थी वो आई वापस। अच्छा। तो बीच में यही चलता रहा कि पॉलिटिकल दिक्कतें क्या? पॉलिटिकल दिक्कत मीन्स कि जैसे आपको पता है कि हमारी स्टेट जो थी वो शुरू से ही अनरेस्ट पे है। हाँ। मतलब ये 30 साल पुरानी कहानी है कि हमारी स्टेट अनरेस्ट पे है, और यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ ही जो होते हैं वो भटक जाते हैं फिर ऐसे। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, लाइक 370 जब हटी तो 2-3 महीने तो कैफी रहा। हाँ। उसके बाद जब स्ट्रीमलाइन होनी थी चीज़ें, तो ये कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2-3 साल ऐसे निकल गए, तो वो 2-3 साल बिल्कुल खाली निकले हमारे ये वाले। तो इन बिटवीन मतलब 2011 से लेके 19 तक का सफ़र ठीक था। प्रमोशंस भी मिली, लोगों ने प्यार भी दिया, वहाँ के रियासी के लोकल लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। फिर जब उनको समझ आ गया, फिर सारे हमारे सपोर्ट में आ गए। अच्छा। हमारे हक में थे, उन्होंने बड़ा प्यार दिया, अपने घर रखा, किराए भी नहीं लिए हमसे। हम जहाँ रहते थे, तो मतलब अब वो अपना एक दूसरा घर बन गया था, रियासी बन गया था कि अभी बन गया हुआ है। तो पर जो छोटी मोटी दिक्कत थी, जैसे डिपार्टमेंटल दिक्कत, वो रहती थी, क्योंकि अब उनको ये समझाना मुश्किल था कि इससे हम कैसे लोगों के लिए या इस जगह को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और लोगों को लाइवलीहुड हम कैसे दे रहे हैं, ये उनको थोड़ा समझाने में मुश्किल था। अच्छा। दूसरी बात ये है कि हमारी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी। मतलब कोई भी टूरिस्ट पॉलिसी जो थी वो सारी कट कॉपी पेस्ट ही थी। अच्छा। मतलब जैसे मोस्टली उत्तराखंड की पॉलिसीज़ हैं या हिमाचल की पॉलिसीज़ हैं, उनकी अपनी फ्रेम की गई पॉलिसीज़ थी। और जो हमारी पॉलिसीज़ थी, जो हमारे, अब पता नहीं मेरी बातें सुन के उनको अच्छा लगे कि नहीं लगे, पर वो सारी कट कॉपी पेस्ट ही थी। अच्छा। जो सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर दूसरी स्टेट्स की, अपनी इनके पास अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी होगी। अगर होगी भी या आगे आए, तो हम यही चाहते हैं कि वो मतलब यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। रिवर राफ्टिंग के सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होता है? कोई करने जा रहा है तो सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर ये है कि जहाँ आप राफ्टिंग करने जा रहे हो वो बंदा कितना नॉलेजेबल है, ये सबसे बड़ी सेफ्टी है। किसी भी चीज़ की सेफ्टी तभी है जब आपको उसकी चीज़ बारे में बिल्कुल बारीकी से नॉलेज है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका नॉलेज कितनी है उस चीज़ को लेके। वो मुझे लगता है कि जैसे रोड पे गाड़ी चलती है, हम देखते हैं कि ड्राइवर कितना नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस कितना है।
ये नहीं है कि उसने कल गाड़ी चलाना सीखी और आज हम उसके साथ बैठ जाएं तो वो हम ही डरेंगे। तो ऐसे तो उसकी सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट्स होती हैं। राफ्ट खुद एक इन्फ्लेटेबल मटेरियल से बनी होती है जो डूबती नहीं है पानी में। अच्छा। राफ्टिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स मटेरियल होता है वो सारा पानी में नहीं डूबता। अच्छा। तो सेफ्टी फीचर्स में मेन जैसे हम जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अपनी बनाई हुई हेलमेट पहननी पड़ती है, क्योंकि सपोज अगर कोई पानी से गिर गया, नीचे पत्थर भी होते हैं, हाँ। पत्थर की चोट ना लग जाए सर पे। हेलमेट, जैकेट का हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओके। क्योंकि जो एक हाई स्टैंडर्ड जैकेट होती है वो आपको 72 घंटे तक पानी में डूबने नहीं देती। अच्छा। और जो ऐसे लो स्टैंडर्ड होंगी वो 3-4 घंटे में क्या होगा कि उनमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएंगे, वो डूब जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी ब्रांडिंग क्या है। तो इससे भी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो बंदा जिसके पास कोई राफ्टिंग कर रहा है उसकी एक्सपीरियंस और नॉलेज क्या है। ओके। मतलब वो दिमाग से ही आएगा वो सारी चीज़ें, तो वो सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर है इसमें। जो डिपार्टमेंट होती है टूरिज़्म को बहुत सपोर्ट करती है, तो आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से? एक्चुअली जो हमारी एफिलिएशंस वगैरह आती हैं तो वो टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत ही आती हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही आती हैं। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कट कॉपी पेस्ट पॉलिसीज़ हैं सारी। तो उन्हीं की मतलब गाइडलाइंस पे हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़ती है और उनको सबमिट करनी पड़ती है। पर जो मैं समझ रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो सारी एक यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, जो बंदा काम कर रहा है उसके हिसाब से ही वो सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ऐसी कुछ पॉलिसीज़ फ्रेम होनी चाहिए जो हमारी स्टेट के लोगों के लिए ही हों। जैसे मोस्टली मैं बता रहा था कि वो उत्तराखंड से या हिमाचल से या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो कट कॉपी करते हैं, तो मतलब वो जो हमारे लोकल लोगों के शायद सूट नहीं करती हैं, तो अब उनको नज़र में रख के कुछ ऐसी अगर पॉलिसीज़ तैयार की जाए तो वो एक ज़्यादा बड़ी हेल्प होगी। अदरवाइज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो प्रमोशन दे ही रहा है, वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, प्रमोशन करते रहते हैं, पर जो असली प्लेयर हैं जिन्होंने लोगों को लाना है वो हम जैसे इंटरप्रेनर ही होंगे, है ना। हम ही लोग अब मैं बता रहा हूँ कि हमें 15 साल हो गए, 15 सालों में आज रियासी में राफ्टिंग की जो इंडस्ट्री है वो करोड़ों में है। मतलब करोड़ों की इंडस्ट्री बन गई है। 1000 रुपये से शुरू हुई थी वहाँ पे राफ्टिंग इंडस्ट्री, अब वो करोड़ों में इंडस्ट्री है। अच्छा। तो क्योंकि हम इंटरप्रेनर हैं, हमने ही लोगों को लाया, एफर्ट्स किए, इवेंट्स किए, हमने सेमिनार्स कराए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, लोगों को बताया, कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को बताया आउटिंग के लिए। तो आउटिंग के लिए जब निकलेंगे, क्योंकि हम लोग ही इसको प्रमोशन देंगे, बेसिक लोग हम ही हैं। जो कोई भी इंटरप्रेनर होगा वही एक बेसिक बंदा होगा जो इस चीज़ को प्रमोट करेगा और लाइमलाइट में लाएगा। बाकी डिपार्टमेंटल बंदे तो ऑफिस में बैठेंगे और काम करेंगे, उनको रिपोर्ट हम ही देंगे। मतलब हमारा ही फीडबैक उनको मिलेगा और उसी हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिसीज़ को। कितना चार्ज करते हैं आप लोग राफ्टिंग का? ये डिपेंड करता है मैम स्ट्रेच के ऊपर। अब हमारे पास अलग अलग से स्ट्रेच रहते हैं, डिस्टेंसेस लाइक 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो जो मिनिमम जो है वो हमारा 500 चार्ज करते हैं हम। अच्छा, 500 पर हेड फॉर 3 किलोमीटर। तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है हमारा वो है 18 किलोमीटर्स का है। अच्छा। और उसमें टाइम भी लगता है कोई 3 घंटे, क्योंकि कहीं मैं जैसे बता रहा था कि राफ्टिंग जो है वो टर्बुलेंट पानी में होती है, उसके लिए पानी चाहिए टर्बुलेंट, और बीच में कहीं रिवर में ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पानी स्टिल हो जाता है। अच्छा। तो वो जो स्टिल पैच निकालने के लिए ना फिर सबको एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, तो वो 1 घंटा वो लेता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि रिवर राफ्टिंग अलग है, जो हम लोग रिवर्स में करते हैं वो रिवर राफ्टिंग होती है। लोग लेक में भी रिवर राफ्टिंग का राफ्ट लेके घूम रहे होते हैं और बोलते हैं हम रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो बताइए। हाँ, जो राफ्टिंग है मैम, राफ्टिंग एक जैसे एडवेंचर की गेम है। एडवेंचर मीन्स कि वो साहसी गेम है, उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व ये होता है कि राफ्टिंग हमेशा टर्बुलेंट पानी में होती है, उसके लिए हमें वेव्स चाहिए, रैपिड्स चाहिए, मतलब वाटर, बॉइलिंग वाटर मीन्स कि पानी में प्रेशर होना चाहिए जो राफ्ट को लेके चलता है खुद। और जो गाइड होता है राफ्ट में, उसका काम है कि वो एक ही वेव पे रहे, मतलब उसको पानी की लहर को कैच करना है और उसके ऊपर वो राफ्ट को निकाल के लेके जाना है।
तो राफ्टिंग हमेशा जो है वो टर्बुलेंट पानी में होती है, जहाँ रैपिड्स होंगे, और रैपिड्स को ग्रेड से नापा जाता है। अच्छा। मतलब रैपिड मीन्स की जो वेव होती है उसको रैपिड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वो वेव की लेंथ से नापा जाता है कि ये 5 फुट की है, 10 फुट की है, या फिर मतलब उसके ग्रेडिंग में 3+ ग्रेड जो होता है दैट इज़ गुड। मतलब वो फन के लिए होता है, वो ज़्यादा अच्छा। उससे जो ऊपर वाला होगा वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि उसमें राफ्ट फ्लिप भी हो सकती है। फ्लिप तो कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाँ, एक्सीडेंट्स होते हैं। वो मैं फिर वो कह रहा हूँ कि वो गाइड्स की मतलब नासमझ की वजह से होते हैं। गाइड का क्या क्या काम है? गाइड जैसे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, राफ्ट के जो ड्राइवर होता है उसको गाइड बोलते हैं। अच्छा। तो गाइड का यही काम होता है कि जब उसके पास कोई क्लाइंट आ रहा है वो उसको समझाए कि आपको कैसे बैठना है, आपने कैसे पाँव कैसे रखने हैं, अब क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उसको बताना पड़ता है कि आप गिर भी सकते हो, और जब आप गिर जाओ, गिरने के बाद आप कैसे रहेंगे। मतलब अगर आप गिर गए हैं तो गिरने के बाद डरना नहीं है आपको बिल्कुल, क्योंकि जैकेट आपको डूबने नहीं देगा, पैनिक नहीं होना है, जैकेट आपको डूबने नहीं देगी। तो गाइड ने ही उसको समझाना होता है, पूरा मोटिवेट करके, फिर उनको मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर के फिर उनको राफ्टिंग के लिए लिया जाता है। इसकी पहले प्रैक्टिस करवाते हैं या फिर सीधे हम लोग नहीं, एक्चुअली जो कमर्शियल स्ट्रेच होते हैं ना वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। कमर्शियल स्ट्रेच क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, कुछ डरने वाले भी होते हैं पर फन करना चाहते हैं, फिर भी वो राफ्टिंग करेंगे। तो इसलिए कमर्शियल स्ट्रेच को यही ध्यान में रख के चूज़ किया जाता है कि वो ज़्यादा मतलब डेंजरस ना हो बंदा। और सबसे बड़ी बात है कि बंदे के अंदर वो कॉन्फिडेंस गाइड ही भरता है। अच्छा। कि आप चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसको सारी टेक्निकलिटीज़ बता के कि गिरने के बाद क्या करना है, आपने पैर कैसे रखना है, अपने गाइड की बात सुनते रहना है। जो गाइड पीछे इसका जो चालक होता है वो पीछे बैठता है। अच्छा। और वो बताता रहेगा कि आपको उसकी कमांड्स पे ध्यान देना है। जो बोल रहा है वो 3-4-5 कमांड्स होती हैं, वो बता देता है सबको, तो वो बस निकल जाता है फिर वो। और जो आप बोल रहे थे जो लेक्स में होती है, जो लेक में होती है वो बोटिंग होती है, क्योंकि लेक का जो पानी होता है वो हमेशा स्टिल पानी होता है। तो जो राफ्टिंग है, राफ्टिंग का तभी तो वो राफ्टिंग है कि वो राफ्ट पे हम रैपिड्स के ऊपर चल रहे हैं, और लेक इज स्टिल। तो वो आपको बोटिंग करनी है अपने जोर से। वो उसमें कोई भी तरह की बोट सकती है, चाहे वो इन्फ्लेटेबल बोट हो जिसमें हवा भरते हैं, या वो लकड़ी की बोट हो, या वो पावर बोट्स होती हैं, जेट स्कीज। तो वो सारी अलग अलग से हैं, पर राफ्टिंग जो है वो रिवर में ही होती है, और चलते रिवर में ही होती है। लेक में बोटिंग होती है। ओके। लेकिन लोगों को यही लगता है ना कि हम लोग रिवर राफ्टिंग करके आए लेक में जाके, और हर किसी ने एडवेंचर के नाम पे जो राफ्टिंग है वो लेक में भी शुरू कर दी है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अब आप मेरे पास आए हो, आपको नहीं पता है, मैं आपको जैसा बताऊंगा आपने वो मान लेना है। हाँ, ऑब्वियस है ना। मैं आपको बोलूँगा ये राफ्ट में जो दिखने में वो राफ्ट ही होगी, हवा भरी होगी उसमें, तो वो राफ्ट ही होगी। पर राफ्टिंग जो है वो टर्बुलेंट पानी में ही होती है, उसके लिए वेव्स चाहिए बस। तो वो मतलब वो गाइड करने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कह के मोल्ड कर रहा है। वो पर लेक में सिर्फ बोटिंग हो सकती है, या फिर वाटर सर्फिंग, वो भी एक अच्छी गेम है। वाटर सर्फिंग कैसे होगी कि एक पावर बोट होगी, उसके पीछे एक एक बोर्ड होगा छोटा, जिसको आपने देखा होगा, वो स्नो बोर्ड देखा है आपने कभी? हाँ। वो स्नो बोर्ड की तरह एक बोर्ड होगा, उस पर खड़े होके तो वो आपको आगे से खींचेगा पावर बोट, तो पीछे आप उसके सर्फिंग करेंगे पानी के ऊपर। हाँ, यस, गोवा में होता है, मोस्टली गोवा में कंडक्ट होता है। नैनीताल में भी पहले हुआ करता था, अब नहीं हो रहा है। हाँ। तो आपने और कौन सी जगह एक्सप्लोर की है? हमारा मोस्टली था कि हम जम्मू डिवीज़न को ही मैं रखे हुए थे अपनी नज़र में, कि जम्मू को ही हम ज़्यादा प्रमोशन देंगे, क्योंकि बीइंग जम्मू का होने के कारण तो जम्मू से ही ज़्यादा प्यार था। तो जम्मू में ऐसी बड़ी सारी जगहें थी, जैसे रियासी में कुछ जगहें हैं, आपने शायद नाम भी सुने होंगे। एक जगह है दग्गन टॉप करके, मोहर में एक संगलदान है, जंगल गली है। फिर वहाँ पे ऊपर ही जाके अभी रिसेंटली वहाँ पे एक ट्रैक कराया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जंगल गली में। तो जंगल गली के बाद वहाँ पे सूजनदार एक जगह है। ऐसे और भी जगह हैं वहाँ पे जो बड़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, और मैं यही चाहता हूँ कि लोग आएँ किसी ना किसी माध्यम से वहाँ पे पहुँचे। और जो दग्गन टॉप की मैं बात कर रहा हूँ वो इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रोड बना दे अच्छी, तो पत्नीटॉप और वो सारे उसके आगे फीके हैं। गवर्नमेंट कितनी हेल्प करती है आप लोगों की? ये बड़ा दुखद क्वेश्चन है मैम कि गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर रही है।
हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हेल्प की जाए हमारी। तो मतलब वो हेल्प, हाँ बोल के हेल्प ज़रूर कर देंगे वो हमारी कि वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ही बना सकती है। अब एंटरप्रेनर तो वो अपने आप को पालेगा, अब रोड बनाना एंटरप्रेनर का काम नहीं होगा, क्योंकि वो सरकारी है और सरकार ही उस पर कुछ करेगी। तो ये मोस्टली चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट आगे आके ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए। ऐसे तो उन्होंने बनाए थे TRCs वगैरह, पर वो सारे फ्लॉप कहानियाँ थी। पर अब सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले लोग क्या करते थे कि लोग पहले होटलों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, वो देखते थे कि 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार। अब लोग क्या करते हैं, अब लोगों को अब क्या लग्जरी हो गई है कि टेंट में रहना। मैं 4 किलोमीटर चल के आया, आज की डेट में ये लग्जरी है। मैं यार पहाड़ पे चढ़ के आया है ना, मैंने ट्रैक किया, मैं पहाड़ पे गया, मैं तारों के बीच में सोया। आजकल की टाइम में ये लग्जरी है। और इस सिनेरियो को नज़र रखते हुए ऐसी ही फैसिलिटेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसी ही चीज़ों को, जैसे रास्ते बना दिए, ट्रैक्स बना दिए, ऐसे हेल्प देनी चाहिए ताकि एंटरप्रेनर, हम जैसे लोग और आगे निकलें। अब हमने 15 साल खेला, अब हमें भी कोई ओवरटेक करने वाला आएगा, कोई हमसे भी आगे जाएगा। तो नए नए मतलब रोज़गार पैदा होंगे, नई नई चीज़ें पैदा होंगी, लोगों को ज़्यादा माइंड चलेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमारी हेल्प इसी तरीके से करनी चाहिए, सिनेरियो को नज़र में रखते हुए। कितना पोटेंशियल लगता है आपको हमारी स्टेट में? मैम हमारी स्टेट तो पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। और ये मतलब मैं बात करूँ अगर 70s से लेके 70s से हम अगर शुरू करें तो जितनी भी पहले फिल्म इंडस्ट्री थी वो सारी कश्मीर में हुआ करती थी। तो स्टेट में पोटेंशियल था, पर जम्मू का नाम बड़ा कम था। तो अब ये है कि मुझे जो लगता है पर्सनली कि हमारी पहल से जब हमने शुरू किया वहाँ पे राफ्टिंग, तो जम्मू को भी थोड़ी सी प्रमोशन मिली, जम्मू भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, रियासी लाइमलाइट में आया। तो पोटेंशियल की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी है वो प्लेयर्स की कमी है, वो एंटरप्रेनर्स की कमी है, जो आएँ आगे एक्सप्लोर करें। जैसे कि हमने जब शुरू किया था हमारे पास 3-4 एम्प्लॉयज़ ही थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे पास 27 एम्प्लॉयज़ थे। अच्छा। तो वो मीन्स कि वो जनरेट हुआ ना, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। जैसे अब मैं थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोच रहा हूँ। लाइक अब मैं पहले रियासी में था, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर की स्टेट में भी जाऊँ। अब मैं हिमाचल में रिजॉर्ट बना रहा हूँ। अच्छा। इंदौर में एक जगह माऊ, वहाँ पे मैं एक रिजॉर्ट बना रहा हूँ। तो मतलब अब मैं अपना पोटेंशियल मैं पर्सनली पे आ गया हूँ। तो ये पोटेंशियल मीन्स कि हम वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ भी होगी किसके थ्रू? ये टूरिज़्म सेक्टर के थ्रू। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि हमारे टाइम तक सारे यही ख्वाब देखते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, ऑफिसर, है ना। तो उनको ये नहीं लगता था। और जो आज की जनरेशन है वो कुछ अलग सिनेरियो में रह रही है। तो आपको लगता है अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाएगी? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि आजकल का आपने देखो अब कितने ज़्यादा सोर्सेज बन गए हैं। पहले था कि जो गाता बजाता था उसको बोलते थे यार ये क्या चीज़, क्या कर रहा है, हमारा नाम डुबोएगा। अब हर पेरेंट्स अपने बच्चों की म्यूज़िक क्लास ले रहा है, डांस क्लास के लिए भेज रहे हैं। अब ये नहीं देखते कि ये लड़की है या लड़का है। अब मेरी लड़की है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको बॉक्सर बनाऊँ, क्रिकेटर बनाऊँ। तो मतलब अब हमारे माइंड सेट अब चेंज हो गए हैं। और आज की डेट में कोई भी नहीं ये चाहेगा कि मैं यार सरकारी दफ्तर में जाऊँ, सुबह 8 से 5 काम करूँ, फिर जाके घर जाऊँ और सो जाऊँ। अब लोगों को कुछ नया करना है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गए। अब लोग पहले तो लोग अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते थे, अब लोग एक्सट्रीम करना पसंद कर रहे हैं जोन से बाहर। हाँ, अब कुछ एक्सट्रीम करने की तरफ आ गया कि नहीं यार अब हमें ये भी करना है, पहाड़ चढ़ना है तो चढ़ते हैं यार, ये भी मज़ा है। पहले था कि चलो अगर हम दिल्ली गए, एक अच्छा सा होटल लिया, सो गए, खाए पिए, सो गए, काम किया, वापस आ गए। अब लोग कहते हैं होटल नहीं यार, कोई टेंट देख। अब जो यहाँ आएंगे लोग, अब पहाड़ों में तो वही लोग आएंगे ना जो गर्मी से आए या फिर टूरिस्ट। अब टूरिस्टों को एक आप 5 स्टार होटल दे दो, एक टेंट दे दो, वो टेंट में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वही 5 स्टार में नहीं जाएंगे, चाहे वहाँ पे टॉयलेट भी गंदे हैं, जो भी है, पर वो वहीं रहेंगे। वो कहेंगे नहीं यार हमें यही। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो हमसे भी ज़्यादा दिमागी होगी, हमसे भी ज़्यादा उनके विज़न क्लियर होंगे और वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। और तब तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ आज तो समझ आना शुरू होगी है गवर्नमेंट को भी, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो फैसिलिटेशन शुरू हो जाएंगी और आने वाले जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। प्लेटफॉर्म मैं जो समझता हूँ हमने तो प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब उनको चलना है इस पे। आपने बीज बो दिया है। हाँ, हम मतलब पर्सनली मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं जो समझ रहा हूँ कि हमने बीज बो दिया है। तो खास करके हमारे जम्मू वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आके
और बच्चों को भी रोकिए मत, उनको करने दीजिए वो जो करना चाह रहे हैं। तो ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जब आप राफ्टिंग वगैरह करते हो आपको कैसा फील होता है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम भी राफ्टिंग की थी तो आपको कैसा फील आया था जो आप इस फील्ड में ही आ गए आगे? मैम ये तो मतलब जैसे किसी, मैं बताता हूँ एक फीलिंग ये कैसी होती है। सपोज जैसे किसी को नींद आई हो ना, तो वो सो गया हो, तो उठ के जो फ्रेशनेस होती है ना, तो राफ्टिंग करने के बाद वैसा होता है बस। अच्छा। जब आप राफ्ट पे बैठे हो, सामने आपको रैपिड दिख रहा है, तो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन होगा, यार निकल जाएगा ना। जब वो निकल जाता है ना, फिर आपको लगता है कि आप इस दुनिया के राजे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है करना। जैसे सपोज कोई पैरा जंपर है, पैराग्लाइडर है, तो वो सारी हवा का खेल है कि हवा आज कैसी आ रही है, टेल विंड है, क्रॉस विंड है, कैसी विंड है ना, तो मौसम को देखना है। अब मैंने कहा था कि 5 मिनट के बाद छाया हो जाएगी, तो छाया होगी हमारी बात करते करते। तो ये सारी चीज़ों को, यही एक्सपर्टाइज होती है बंदे की कि वो कैसे इन चीज़ों को फील करके आगे बढ़ता है। तो वो जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दैट वाज द ऑर्गेज़म ऑफ मतलब प्लेजर, कि जो जब आप निकलते हो पानी में से ना, बस वो पानी आना आपके वो ऊपर, पानी पड़ना, वो लोगों का चीखना, फिर उसके बाद जो अचीवमेंट मिलती है ना, वो ये है कि आप दुनिया के राजे हो। बस उसी में राजे बने रहना है। तो वो राजे बनते 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 15 साल हो गए हमें। तो हम इसी प्रोफेशन में, अब और कुछ करने की क्षमता ही नहीं बची हमें। अब इससे ज़्यादा वो अपना दिमाग चलता भी नहीं है। तो बस इसी फील्ड में आगे बढ़ते बढ़ते अब थोड़ा सा मैं सिनेरियोज को चेंज कर रहा हूँ। जैसे मतलब अब लोगों को पहले तो आते थे, करके चले जाते थे, अब हम सोच रहे हैं कि जो आएगा हमारे पास ठहरे भी। अच्छा। उसके लिए हम एक रिजॉर्ट डेवलप करने की मैं प्लानिंग में हूँ। कैंप वगैरह? हाँ, कैंप्स कुछ ऐसा, तो वो चल रही हैं एक्टिविटीज़। तो होपफुली यही मैसेज देना चाहूँगा मैं अपने अगली जनरेशन यूथ्स को कि अपना पोटेंशियल अपने अंदर ही ढूंढो। तो मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है, नेचर जब तक है तो वो आपको पालती रहेगी। पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, बस राह पकड़नी पड़ेगी। जी, वो ज़रूरी है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। यूं तो गुरजीत कई सालों से जम्मू के अलग अलग ज़िलों में प्रशासन के साथ मिलकर कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पर्यटकों को लाए हैं जहां एडवेंचर टूरिज्म शुरू हुआ है। ये सरकार की मदद से ऐसे नए आयाम पैदा करना चाहते हैं ताकि यहां साधन भी बढ़े और रोजगार भी।